गुड आफ्टरनून प्रवीण कुमार गौरव, कैसे हो बेटा? हाँ बेटा, आवाज आ रही है ना? प्रवीण। मैं भी ठीक हूं भाई। तो पिछली बार हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था गैस्ट्रोलेशन। गैस्ट्रोलेशन में हमने काफी कुछ सीखा था। गैस्ट्रोलेशन में हमने सीखा था कि गैस्ट्रोलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क कन्वर्ट होता है इनटू ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क। ठीक है भाई। आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ जर्म लेयर्स। Derivatives of germ layers. Derivatives of germ layers. मतलब क्या है इसका भाई? जो ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क बना, नहीं ब्लास्टोसिस्ट तक नहीं पढ़ा हमने, गैस्ट्रोला तक पढ़ा। मैंने कहा था बेटा, ब्लास्टोसिस्ट में दो लेयर्स होते हैं, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। और गैस्ट्रोलेशन प्रोसेस में वही दो लेयर्स कन्वर्ट होते हैं इनटू तीन लेयर्स। उस तीन लेयर वाले स्ट्रक्चर को हम ट्राइलैमिनर डिस्क बोलते हैं। उस ट्राइलैमिनर डिस्क के अंदर तीन जर्म लेयर्स होते हैं। थ्री germ layers are present in trilaminar embryonic disc। ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क में तीन जर्म लेयर्स होते हैं। कौन से तीन जर्म लेयर्स? एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। बताया था मैंने, ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क में ये तीन लेयर्स होंगे, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। आज हमको यही पढ़ना है कि ये ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क के तीन जर्म लेयर से कौन कौन सा ऑर्गन बनेगा। फीटस में कौन सा ऑर्गन एक्टोडर्म से बनेगा, कौन सा ऑर्गन मीजोडर्म से बनेगा और कौन सा ऑर्गन एंडोडर्म से बनेगा। ठीक है ना भाई? थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, मैं कुछ डायग्राम ढूंढूंगा। बस मिल गया, मिल गया। ये देखो बेटा, यहां पर हम ये डायग्राम पेस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, हमको लिखना नहीं पड़ेगा, आसान हो जाएगा।
दिखाई दे रहा है ना ये डायग्राम? इज इट विजिबल? हाँ जी। तो देखिए, ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क का एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से ह्यूमन की बॉडी में कौन कौन सा पार्ट बनेगा देख सकते हो बेटा जी। ह्यूमन का नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से बना, राइट। नर्वस सिस्टम आप जानते ही होंगे, नर्वस सिस्टम में काफी सारी चीजें आती हैं, है ना जी। ह्यूमन का स्पाइनल नर्वस सिस्टम बोले तो ब्रेन आएगा इसमें, ब्रेन बनेगा एक्टोडर्म से, स्पाइनल कॉर्ड बनेगा एक्टोडर्म से, नर्व्स बनेंगे एक्टोडर्म से, सेंस ऑर्गन्स भी बनेंगे एक्टोडर्म से। सेंस ऑर्गन्स बोले तो आईज, इंटरनल एयर्स, टंग वगैरह जो भी है वो एक्टोडर्म से बनेंगे। देन एपिडर्मिस ऑफ स्किन, स्किन का सबसे बाहर वाला लेयर जो हम खुजाते रहते हैं, ये वाला लेयर बनेगा एक्टोडर्म से। फिर हेयर्स, बाल, नेल्स, स्वेट ग्लैंड्स, लेंस ऑफ द आई, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो एक्टोडर्म ऑफ द ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क से बनेंगे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी पीरियड 9 महीने का होता है बेटा, प्रेगनेंसी पीरियड को हम गेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट इंप्लांट हुआ, ब्लास्टोसिस्ट के बाद गैस्ट्रोला बना, गैस्ट्रोला में 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होंगे, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। इन्हीं 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स से ये सारी चीजें बनेंगी। एक्टोडर्म से बनने वाले ऑर्गन्स मैंने यहां पर दिखाया आपको। देन कम्स द मीजोडर्म, मीजोडर्म से क्या क्या बनेगा? बोन्स, मसल्स, ब्लड, ब्लड वेसल्स। अगर आपको याद होगा, बोन कनेक्टिव टिश्यू है, मसल्स भी कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है। तो हम आसान भाषा में लिख सकते हैं कनेक्टिव टिश्यूज एंड सॉरी मसल्स आर मस्कुलर टिश्यू, बोन और ब्लड जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू मीजोडर्म से डेवलप होता है। और अगर ऐसे याद रखना है तो ऐसे भी रख सकते हो, बोन्स, मसल्स, ब्लड, ब्लड वेसल्स, ये मीजोडर्म से बनेंगे। रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंसान का मीजोडर्म से बनेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम मीजोडर्म से बनेगा। इनर लेयर ऑफ स्किन, इनर लेयर ऑफ स्किन को हम डर्मिस बोलेंगे, ये बनेगा किससे? मीजोडर्म से। मैंने बताया था ना कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज के बदले हम बोन लिख सकते हैं, हाँ, ब्लड लिख सकते हैं, लिम्फ लिख सकते हैं, ब्लड, लिम्फ, बोन्स, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस टिश्यू, ये सारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं, सारा मीजोडर्म से बनेगा। फिर आती है बात एंडोडर्म की। एंडोडर्म से क्या क्या बनेगा भाई? पहला, लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो हमारा गट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसका अंदर वाला लाइनिंग एंडोडर्म से बनेगा। यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर एंडोडर्म से बनेगा। लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया बोले तो विंड पाइप, एंडोडर्म से बनेगा। ब्रोंकाई, लंग्स, ये सारे एंडोडर्म से बनेंगे। लिवर, पेनक्रियाज, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, ये सारे कुछ ऑर्गन्स हैं जो एंडोडर्म ऑफ द ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क से अराइज होंगे। बताइए बेटा, इसमें कुछ कुछ दिक्कत है? एनी डाउट इन दिस? कोई डाउट है क्या? वैसे इसमें कोई डाउट होने का चांस ही नहीं है। हार्ट, हार्ट पूछ रहे हो बेटा? हार्ट किस चीज का बना है? मसल्स का बना है ना भाई। हार्ट तो बना है ना कार्डियक मसल्स का, और हम ऊपर ही लिख चुके हैं मसल्स मीजोडर्म से बनते हैं। इसका मतलब हार्ट के मसल्स भी मीजोडर्म से बनेंगे। ओके, कोई दिक्कत? एनी डाउट इन दिस? ओके, तो बस सुनते रहिए। और कुछ 2-4 पॉइंट्स में बताना चाहूंगा। क्या पॉइंट्स? यहां पर देखिए बेटा, मैं लिखने वाला हूं कुछ समरी ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस इन ह्यूमंस, summary of developmental stages
इन ह्यूमंस। थोड़ी सी डेवलपमेंटल स्टेजेस की समरी हम बताएंगे। मैं लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट, आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी, आफ्टर 1 month, 1 month of pregnancy, after 1 month of pregnancy, embryo's heart is formed. Heart of the embryo is formed. माँ 1 महीने प्रेग्नेंट है, उसके वॉम्ब में जो बच्चा पल रहा है, एम्ब्रियो पल रहा है, तो 1 महीने के बाद उस एम्ब्रियो के अंदर हार्ट बनेगा. हार्ट ऑफ एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड. राइट. दूसरा पॉइंट लिखेंगे बेटा. बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ, by the end of second month, दूसरे महीने के एंड तक, by the end of second month of pregnancy, लिम्स बोले तो हाथ और पैर, एंड डिजिट्स बोले तो उंगलियां, लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप. तो फीटस में 2 महीने कंप्लीट होते होते आर्म्स और लेग्स बन जाते हैं, 4 लिम्स, हाइंड लिम्स, और उनके ऊपर उंगलियां भी बन जाती हैं. तीसरा पॉइंट लिखे बेटा, बहुत जरूरी है ये, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में. बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, या बाय द एंड ऑफ 3 months लिखूंगा. बाय द एंड ऑफ 3 months, 3 महीने कंप्लीट होते होते, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड. मोस्ट ऑफ द मेजर organ systems are formed. Most of the major organ systems are formed. Organ system मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लगभग सारे ऑर्गन सिस्टम्स 3 महीने कंप्लीट होने तक बन जाते हैं. देखो बेटा, प्रेगनेंसी पीरियड टोटल कितने महीने का होता है? शाबाश बताओ मुझे. हाँ, प्रेगनेंसी पीरियड टोटल कितने महीने का होता है बताओ. 9 months. ग्रेट. अगर मैं इन 9 months को 3-3 महीने में डिवाइड करूंगा तो 3-3 महीने के कितने हिस्से बनेंगे? 3. इस 3 महीने एक हिस्से को बोलते हैं ट्राइमेस्टर. क्या बोलते हैं? लिखूंगा मैं यहां, ट्राइमेस्टर. ट्राइमेस्टर मतलब 3 months. तो मैं यहां बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी लिख सकता हूं. कभी किताब पे ट्राइमेस्टर लिखा हो. हाँ, गुड आफ्टरनून शुभम प्रजापति. मैंने लिखा ना बाय द एंड ऑफ 3 months. यहां पर कभी कभार फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी लिखा होगा, बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर. घबराने की बात नहीं है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने खत्म होने तक. इज इट क्लियर? ठीक है ना? इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो. हाँ शुभम, मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोला है, बस किस जर्म लेयर से कौन सा ऑर्गन बना है वही बोला है, और समरी बोला हूं डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ ह्यूमंस की. चलो मैं आगे बढ़ता हूं. ये देखो भाई, नेक्स्ट पॉइंट में लिखूंगा, बाय द एंड ऑफ 5 months, या ऐसे लिखूंगा मैं, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस, फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ द फीटस
first movements of the fetus and appearance of hairs. ये काफी बार पूछा गया है ये सवाल. And appearance of hair on head. सिर पे बाल और पहली मूवमेंट्स फीटस में कब होते हैं? Are usually observed during 5th month. Are usually observed during 5th month of pregnancy. 5वें महीने में ये चीजें दिखाई देती हैं, सिर पे बाल और पहली पहली मूवमेंट्स. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स, या मैं लिखूंगा ऐसे, बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर. एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर. सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 6 महीने और 6 मंथ्स. देखो, 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 4 सप्ताह होते हैं, तो 6 महीने में 24 सप्ताह. मैं लिख सकता हूं और 24 वीक्स. 24 हफ्ते कंप्लीट होते होते, या 6 महीने कंप्लीट होते होते, या सेकंड ट्राइमेस्टर एंड होते होते, बॉडी इज कवर्ड विद, द बॉडी ऑफ फीटस is covered with fine hairs. हल्का हल्का हेयर्स बॉडी पे भी आ जाता है. इंसान की बॉडी पे हल्के पतले से हेयर्स होते ही हैं, फाइन हेयर्स. ठीक. आईलिड्स, आईलिड्स जानते होंगे. आईलिड्स सेपरेट, आईलिड्स सेपरेट होते हैं, आंखें भी दिखने लगती हैं. आई लैशेज आर फॉर्म्ड, आई लैशेज आर फॉर्म्ड. ये 6 महीने कंप्लीट होते होते हो जाएगा. ठीक है. एंड आपको पता है 9 महीने जब कंप्लीट होंगे तो पूरा का पूरा सारा ऑर्गन्स पूरा का पूरा बना होगा और ये फीटस होगा रेडी, रेडी टू डिलीवर. ठीक है ना. ये थे कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स, या मैं बोलूंगा समरी ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट. राइट. अब देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा प्लेसेंटा के बारे में. होता क्या थोड़ा सा हम प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे. हाँ, मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ाते पढ़ाते प्लेसेंटा वर्ड बोला होगा, तो आज प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. What is placenta? देखते जाओ. प्लेसेंटा क्या है भाई? प्लेसेंटा एक मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल कनेक्शन है. इट इज अ मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल कनेक्शन. डेफिनेशन लिखूंगा, बाद में आपको समझाऊंगा. मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल कनेक्शन किसके बीच में? बिटवीन मैटरनल एंड फीटल टिश्यूज. मैटरनल एंड फीटल टिश्यूज. मैटरनल और फीटल टिश्यूज के बीच में एक तरह का कनेक्शन, एक तरह का ऑर्गन जो मैटरनल टिश्यू को, मैटरनल टिश्यू मतलब मदर वाला टिश्यूज, फीटल टिश्यूज मतलब ऑफस्प्रिंग जो मदर के वॉर्म में बन रहा है, जो फीटस को मदर के टिश्यूज के साथ जोड़ेगा, वैसा ही एक मैकेनिकल टिश्यू है, वैसा ही एक फिजियोलॉजिकल टिश्यू है. उसका नाम है बेटा प्लेसेंटा. ठीक है ना. अच्छा जी. प्लेसेंटा हैज 2 पार्ट्स.
प्लेसेंटा हैज टू पार्ट्स, दो हिस्से होते हैं प्लेसेंटा के, एक फीटल पार्ट, फीटल पार्ट मतलब प्लेसेंटा सिर्फ मदर नहीं बनाता, फीटस भी बनाता है। फीटल पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ, मैं आपको डायग्राम से दिखाऊंगा। फीटल पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ कोरियोनिक विलाई, fetal part is composed of chorionic villi and maternal part is composed of decidua। अब बोलोगे सर ये डेसिडुआ क्या है, कोरियोनिक विलाई क्या है? बिल्कुल आपको समझाऊंगा डायग्राम से। फिलहाल मैं कुछ थ्योरेटिकल चीजें लिख रहा हूं। इस प्लेसेंटा का अप्रोक्सीमेट वेट कितना होगा? 500 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली। प्लेसेंटा का वेट मास होगा 500 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली, ये इसका वेट होता है। हाँ जी, ठीक है ना। एक और पॉइंट, अ कनेक्शन, एक तार जैसी जुड़ी होती है, अ कनेक्शन बिटवीन प्लेसेंटा एंड फीटस। इस फीटस के साथ एक तार जैसी जुड़ी होती है, यही तार इस फीटस को प्लेसेंटा के साथ जोड़ के रखती है। अ कनेक्शन बिटवीन प्लेसेंटा एंड फीटस is known as umbilical cord, is known as umbilical cord। ठीक है ना। ये umbilical cord लगभग 12 से 24 इंच लंबा होता है। ठीक, तो मैंने क्या कहा, मैटरनल टिश्यू इज मदर टिश्यू, मदर के टिश्यू के साथ फीटस जुड़ा रहता है एक टिश्यू से, एक ऑर्गन से, उस ऑर्गन का नाम है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से एक तार जैसी निकलती है, उसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। यही अम्बिलिकल कॉर्ड से फीटस इस प्लेसेंटा के साथ जुड़ा रहेगा। राइट, इसमें कोई दिक्कत है? हाँ, मैं प्लेसेंटा डायग्राम से समझाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो, मैं अगले पेज पे जाऊंगा, जल्दी करो। मिस्टर एटीएम का सुन बोला, इसको एटीएम देख पहुंचने। हाँ जी, शुभम प्रजापति स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हाँ दपन अगर एटीएम गयो तो हाँ मुबशर को देखो पढ़ाने में लोगे ना। देखो भाई, मैं कुछ हल्का सा डायग्राम बनाने वाला। बेटा आप लोग इस डायग्राम को जानते हो, ध्यान से देखो। मैं बस फीमेल का यूटेरस बना रहा हूं और यूटेरस के अंदर हम फीटस को फिट करेंगे, ठीक है ना। तो मान लो ये रहा फीटस का कोरियोनिक विलाई। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, कि ये कोरियोनिक विलाई क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो उठते हैं, बनते हैं किससे? सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट से। बस वही, उसी से कोरियोनिक विलाई बनते हैं। एम्ब्रायो बोलो, फीटस बोलो, एक ही बात है। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यूट्रस के एंडोमेट्रियम के अंदर धस जाएंगे, पेनिट्रेट हो जाएंगे लाइक दिस। ये देखिए,
बस हो गया। ये रहा यूटरस का एंडोमेट्रियम, जिसपे मैं डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये यूटरस का एंडोमेट्रियम है। ठीक है ना भाई? अब देख लो, ये एंडोमेट्रियम पूरे फीटस को कवर किया है। फीटस पूरा इसी यूट्रस के एंडोमेट्रियम में धंस चुका है, दब गया है। ठीक है ना? हाँ जी। तो दिस पार्ट ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के एंडोमेट्रियम का ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं डेसिडुआ। ध्यान से सुनना। डेसिडुआ बेसालिस। मैंने कहा था आपको, जब एम्ब्रायो यूट्रस के एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, फिर हम एंडोमेट्रियम को एंडोमेट्रियम नहीं बोलते, देन एंडोमेट्रियम इज नोन एज डेसिडुआ। डेसिडुआ का ये वाला पार्ट, जिसके साथ फीटस के एम्ब्रायो के कोरियोनिक विलाई अटैच रहते हैं, ये वाला हिस्सा, इस वाले पार्ट ऑफ द डेसिडुआ को डेसिडुआ बेसालिस बोलते हैं, राइट? और इस फीटस के ऊपर जो एंडोमेट्रियम का पार्ट आएगा, डेसिडुआ का पार्ट आएगा, इस वाले पार्ट को बेटा जी बोलते हैं डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जब फीटस यूट्रस के एंडोमेट्रियम के साथ इंप्लांट हो जाएगा, तब इस एंडोमेट्रियम को एंडोमेट्रियम नहीं बोलते, देन इट इज नोन एज डेसिडुआ। डेसिडुआ के तीन पार्ट्स होते हैं। एक हुआ डेसिडुआ बेसालिस। डेसिडुआ बेसालिस डेसिडुआ का वो वाला पार्ट जिसके साथ एम्ब्रायो अटैच हुआ है विद द हेल्प ऑफ कोरियोनिक विलाई, विद द हेल्प ऑफ दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। दूसरा पार्ट, ये पूरा एम्ब्रायो को कवर करेगा, इस वाले पार्ट को डेसिडुआ कैप्सुलैरिस बोलते हैं। और तीसरा पार्ट भी है भाई, तीसरा पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट ऑफ द डेसिडुआ, सबसे बाहर वाला पार्ट, डेसिडुआ के इस आउटर मोस्ट पार्ट को हम बोलते हैं डेसिडुआ पैराइटैलिस। ये रहा डेसिडुआ पैराइटैलिस। अब ये क्या है? ये यूट्रस की कैविटी, नथिंग एल्स। दिस इज द यूट्राइन कैविटी। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि ये जो फीटस यूट्रस के अंदर, यूट्रस के एंडोमेट्रियम के साथ इंप्लांट हुआ है, फिट हुआ है, वो किस तरह फिट हुआ है। तो जैसे ही फीटस यूट्रस के एंडोमेट्रियम में फिट हो जाएगा, एंडोमेट्रियम का नाम बदल जाएगा, एंडोमेट्रियम को हम बोलेंगे डेसिडुआ। डेसिडुआ के तीन पार्ट्स हैं। डेसिडुआ बेसालिस, वो वाला पार्ट डेसिडुआ का जिसके साथ एम्ब्रायो के फीटस के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अटैच हो जाते हैं। फिर डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, ये डेसिडुआ का वो वाला पार्ट है जो फीटस के पूरा सराउंड करेगा। और डेसिडुआ पैराइटैलिस, डेसिडुआ पैराइटैलिस इज द पार्ट जो इस डेसिडुआ कैप्सुलैरिस के ऊपर आएगा, लेकिन बीच में यूट्राइन कैविटी भी होगी। ठीक है, चलेगा? ठीक है ना भाई? इसमें कोई डाउट है तो बताओ।
वॉइस इज नॉट ऑडिबल, मैं क्या करूं? रुको। क्या? हाँ, प्रवीण कुमार गौरव, वॉइस आ गई क्या? प्रवीण, अरे भाई सुनाई दे रहा है? शुभम, तुमको आवाज आ रही है? प्रवीण जवाब काहे नहीं दे रहा? हाँ प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार गौरव चला गया। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा उसका। तो फिलहाल हम क्या सीखे? एक फीटस यूट्रस कैविटी के अंदर कैसे इम्प्लांट होता है। यूट्रस कैविटी का एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ बोलेंगे। डेसिडुआ के मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए, राइट? ठीक है। अब देखो इस प्लेसेंटा का कुछ फंक्शंस जो मैंने यहां पर आपको बेटा स्ट्रक्चर दिखाया है ना, ये फीटल डेवलपमेंट का अर्ली स्टेज है। यहां पर अम्बिलिकल कॉर्ड दिखाया नहीं है। मैंने कहा ना अभी, फीटस प्लेसेंटा के साथ जुड़ा रहेगा बाय मींस ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। अभी प्लेसेंटा बना नहीं है। ये मैंने जो स्टेज दिखाया इसमें प्लेसेंटा अभी बना नहीं है। प्लेसेंटा इस जगह पर बनेगा, ये इस एरिया में प्लेसेंटा बनने वाला है। और जब प्लेसेंटा बनेगा तब ना एक लंबी सी कॉर्ड भी बनेगी। उस कॉर्ड को हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलेंगे। उसी अम्बिलिकल कॉर्ड से फीटस उसके साथ जुड़ा रहेगा। तो मैं कुछ फंक्शंस बताने वाला हूं प्लेसेंटा का, देखते जाओ। सबसे पहला फंक्शन हम लिखेंगे, प्लेसेंटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मदर टू फीटस। प्लेसेंटा क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहां से? फ्रॉम मदर टू फीटस, मदर टू फीटस। और ध्यान रहे, प्लेसेंटा कंप्लीटली फॉर्म होता है 11 हफ्ते तक। मतलब प्लेसेंटा बनने में 11 हफ्ते लग जाते हैं। एक बार प्लेसेंटा बन गया तो फिर ये प्लेसेंटा फीटस तक, मदर के ब्लड से फीटस तक न्यूट्रिशन पहुंचाएगा, खाना पहुंचा देगा। दूसरा काम क्या है प्लेसेंटा का? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज ऑफ फीटस। मतलब फीटस में ब्रीदिंग भी कराएगा। रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज, रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज का मतलब है ब्रीदिंग। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और ऑक्सीजन अंदर। रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज ऑफ फीटस इज ऑल्सो डन बाय प्लेसेंटा। तीसरा फंक्शन देखें, प्लेसेंटा रिलीजेस सम हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स रिलीज करेगा। कौन कौन से हार्मोन्स? लाइक प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजेंस, एस्ट्रोजेंस। इन हार्मोन्स को बेटा आप लोग देख चुके हो। HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। HCl, HCl का मतलब है ह्यूमन कोरियोनिक लैक्टोजन। ये हार्मोन्स रिलीज करेगा। इसमें से मैंने प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन बताया हुआ है, एस्ट्रोजेंस का भी फंक्शन बताया है, HCG का फंक्शन बताया है। HCl इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूट्राइन मिल्क। ठीक है। प्लेसेंटा एक और काम करेगा। क्या काम? इट एक्ट्स एज अ बैरियर।
It acts as a barrier. BARRIER, बैरियर, एक बैरियर की तरह काम करेगा। मतलब ह्यूमन मदर के ब्लड में काफी सारी चीजें हैं जिनको फीटस के अंदर नहीं जाना चाहिए। मान लो मदर के ब्लड में कोई पैथोजन है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो ब्लड के अंदर, फीटस के ब्लड के अंदर नहीं आना चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने कहा कि प्लेसेंटा एक्ट्स एज अ बैरियर, राइट। बैरियर मतलब जो किसी चीज को आने नहीं देगा। बट दीवार के बावजूद भी, बैरियर के बावजूद भी कुछ चीजें फीटस के अंदर आ ही जाती हैं। बट सब्सटेंसेस कैन क्रॉस दिस बैरियर, मतलब जिससे कोई चीज पास ना हो, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस इससे क्रॉस होते ही हैं। सब्सटेंसेस कैन क्रॉस दिस प्लेसेंटा, राइट। जो चीजें प्लेसेंटा को क्रॉस करती हैं, जो सब्सटेंसेस प्लेसेंटा को क्रॉस करती हैं बेटा, उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं ट्रांस प्लेसेंटल सब्सटेंसेस। Those substances which can cross placenta are known as transplacental substances. Transplacental substances. ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हाँ, प्रवीण कुमार स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। तो ट्रांसप्लेसेंटल सब्सटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स, ट्रांसप्लेसेंटल सब्सटेंसेस, ये वो वाले सब्सटेंसेस हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं और फीटस के ब्लड में आ सकते हैं। एग्जाम्पल, HIV। अगर मदर को HIV इंफेक्शन हुआ है, HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिससे एड्स कॉज होता है। अगर मदर को एड्स है, मतलब उसके ब्लड में HIV वायरस होगा, तो ये वायरस प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के ब्लड में जा सकता है और फीटस को भी HIV होगा, राइट। देन निकोटीन, HCl ह्यूमन कोरियानिक लैक्टोजन, बेटा लैक्टोजन है ये। हार्मोन है, हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक लैक्टोजन एक हार्मोन है, इसको हम ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन भी बोलते हैं। इसका काम, फंक्शन पूछ रहे हो, बिल्कुल बता रहा हूं। इट्स फंक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ ग्रोथ हार्मोन। इट्स फंक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन फैट्स, जो मदर के ब्लड से फैट्स आते हैं, this hormone breaks down those fats to provide fuel, to provide energy for the growing baby. भाई ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए ना फीटस को। जो डेवलपिंग फीटस मदर के यूटरस में है उसको चाहिए एनर्जी। तो ये ह्यूमन कोरियोनिक लैक्टोजन हार्मोन जो है, जो प्लेसेंटा से निकलता है, ये मदर के ब्लड से जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, फैट्स आते हैं,
ये उन कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को ब्रेक करता है, उनसे एनर्जी निकालता है, दैट एनर्जी इज गिवन टू द बेबी। तभी मैंने कहा इसका फंक्शन है सिमिलर टू ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन भी यही काम करता है। ठीक है ना? हाँ, क्लियर है ना? हाँ, तो मैंने क्या कहा, ट्रांसप्लेसेंटल सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। इसमें हमने एग्जांपल लिखा है एचआईवी। निकोटीन, निकोटीन बेटा तंबाकू में होता है। अगर मदर सिगरेट वगैरह पी रही है उसके ब्लड में निकोटीन आएगा, वो निकोटीन भी क्रॉस करके फीटल ब्लड में जा सकता है। नॉट ओनली दिस, अगर मदर ड्रग एडिक्ट है, वो हेरोइन वगैरह खाती है, तो वो हेरोइन मदर के ब्लड से प्लेसेंटा के थ्रू आ सकता है इनटू द फीटस। बिल्कुल वही है तंबाकू में जो होता है। अगर मदर कोकेन वगैरह खाती है तो वो कोकेन ब्लड के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में आ सकता है। ये सारी चीजें जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं, इन सारी चीजों को बेटा हम क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लेसेंटल सब्सटेंसेस। राइट, नीचे मैं लिख रहा हूं सब्सटेंसेस विच आफ्टर क्रॉसिंग द प्लेसेंटा कॉज डिफेक्ट्स इन फीटस। ध्यान से सुनना, substances which after crossing placenta, प्लेसेंटा को क्रॉस किया, आफ्टर क्रॉसिंग प्लेसेंटा cause defects in fetus, cause defects in fetus, फीटस में डिफेक्ट्स कॉज कराया। These substances are known as teratogens, teratogens। अब सोचो जरा, अगर एचआईवी ने प्लेसेंटा क्रॉस किया, फीटस के ब्लड के अंदर गया, तो फीटस को नुकसान होगा कि नहीं, डिफेक्ट होगा कि नहीं? हाँ। निकोटीन, हेरोइन, कोकीन प्लेसेंटा को क्रॉस किया, फीटल ब्लड में आ गया, तो फीटस को नुकसान होगा कि नहीं? हाँ, होगा। तो ऐसे वाले सब्सटेंसेस, ऐसे वाले ट्रांसप्लेसेंटल सब्सटेंसेस जिनसे फीटस को नुकसान हो सकता है, उनको बेटा टेराटोजेंस बोलते हैं। हाँ, एक और एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, अगर मदर के ब्लड में मर्क्यूरी के ट्रेसेस हैं, मर्क्यूरी पता होगा आपको, Hg, ये मर्क्यूरी अगर फीटस के ब्लड में आ गया प्लेसेंटा को क्रॉस करके, तो ये मर्क्यूरी फीटस में एक डिजीज क्रिएट करा सकता है। द डिजीज इज नोन एज मिनेमेटा डिजीज। फीटस में डिफेक्ट करा सकता है, द डिफेक्ट इज मिनेमेटा डिफेक्ट और मिनेमेटा डिजीज। इसको हम ब्लू बेबी डिजीज भी बोलते हैं, पूरा नीला पड़ जाता है। राइट। अच्छा, एक और फंक्शन देखिए प्लेसेंटा का, प्लेसेंटा प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी, प्लेसेंटा प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी by the transfer of by mercury, रेड या सिल्वर मुझे नहीं पता, बस मर्क्यूरी Hg, by the transfer of IgG antibodies। राइट, तो मैंने क्या बोला कि प्लेसेंटा के थ्रू एक एंटीबॉडी पास होती है, ये एंटीबॉडी फीटस के अंदर पहुंचेगी तो फीटस को पैसिव इम्यूनिटी मिलेगी। इम्यूनिटी शायद समझ गए होंगे। देखो, इंसान के ब्लड में ना 5 तरह की एंटीबॉडीज होती हैं, 5 तरह की एंटीबॉडीज। क्या क्या? IgA, IgG, IgD, IgE एंड IgM। ये एंटीबॉडीज इंसान के अंदर इम्यूनिटी क्रिएट कराते हैं। मतलब अगर पैथोजन आया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए ये काफी होती है। ठीक है। अब
इनमें से एक एंटीबॉडी मदर के ब्लड से प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस में पहुंच जाती है। उस एंटीबॉडी का नाम है आईजीजी। जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के टाइम पे क्या लिखा है पता नहीं मुझे, हिंदी में कुछ लिखा है। जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते समय होगा क्या, पैदा होते समय प्लेसेंटा को क्रॉस करके एंटीबॉडी आईजीजी आएगी बच्चे में। अभी तक बच्चे में अपनी एंटीबॉडीज बनी नहीं है, लेकिन उसके पैदा होते ही मदर से एक एंटीबॉडी आया, दैट एंटीबॉडी इज आईजीजी एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी देगी अगेंस्ट सम डिजीजेस। ठीक है। प्लेसेंटा का एक और फंक्शन, इट इज एक्सक्रीटरी इन फंक्शन एज वेल। प्लेसेंटा इज एक्सक्रीटरी इन फंक्शन, फीटस में एक्सक्रीशन कराएगा। इट रिमूव्स nitrogenous wastes from fetus की बॉडी से नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स को रिमूव कराएगा। हाँ भाई, एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। मैं प्लेसेंटा के कुछ टाइप्स बताऊंगा। हाँ, अच्छा, मैं फिर से बता रहा हूं तुम लोग को, अगर यहां पर कोई दिक्कत हो रही है तो तुम लोग ये लाइव क्लास फिर से देख सकते हो, या तो मेरे YouTube चैनल पे मैंने ये पूरा पढ़ाया हुआ है, वहां से भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है ना? अगर तब भी नहीं हुआ तो मुझसे पूछा करो। चलते हैं आगे। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, या मैं ऊपर लिखूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के टाइप्स। तो पहले हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यूज। यार मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में देखा नहीं, बिजी रहा हूं मैं, शायद मैंने देखा नहीं। चलो मैं देख लूंगा, बाद में बताऊंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब टिश्यूज। प्लेसेंटा में कौन कौन से टिश्यूज होते हैं उस बेसिस पे, क्योंकि हिस्टोलॉजी को हम बोलते हैं, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज। प्लेसेंटा में कौन कौन से टिश्यूज होते हैं उस बेसिस पे प्लेसेंटा के टाइप्स। सबसे पहले मैं लिखूंगा, द फर्स्ट वन इज एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। ठीक है, मैं कुछ फर्जी सा डायग्राम बनाऊंगा, तुम लोग देखते जाओ। ये मान लो फीटस का कोरियोनिक विलाई, ये है फीटस, फीटस के कोरियोनिक विलाई। ठीक है, लेट दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द फीटस। और ये मान लेते हैं फीटस का ब्लड वेसल। ब्लड कैपिलरी में अंदर से कवरिंग होती है एपिथेलियल टिश्यू की बेटा, उस कवरिंग को हम बोलते हैं एंडोथीलियम। ये जिसपे मैं ब्लैक कलरिंग मार रहा हूं, ये ब्लड कैपिलरी का कवरिंग है, इसको एंडोथीलियम बोलते हैं। और एंडोथीलियम के अंदर है ब्लड, ब्लड कैपिलरी के अंदर है ब्लड। ये देखिए,
क्या पूछ रहे हो, विलाई में माइक्रो विलाई होगा? नहीं, ये कोरियोनिक विलाई है बेटा, माइक्रो विलाई विलाई तुम विलाई जस्ट दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तुम इंटेस्टाइन को यहां के साथ क्यों जोड़ रहे हो? तो ये रहा, ये प्लेसेंटा से ही कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अरेंज अटैच ये अराइज होते हैं, इनको हम कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। क्यों कोरियोनिक विलाई? क्योंकि प्लेसेंटा में एक लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं कोरियन। ये देखो, ये रहा कोरियोनिक मेम्ब्रेन, कोरियोनिक विलाई है। कोरियोनिक विलाई के बाहर भाई एक मेम्ब्रेन होगी ना। चलो मैं ड्रा करता हूं उसको, एक मिनट ध्यान से देखो। ये रहा कोरियोनिक मेम्ब्रेन, कोरियोनिक विलाई के बाहर वाला कवरिंग, उसको हम कोरियोनिक मेम्ब्रेन बोलेंगे। ऐसे ऐसे ठीक है। तो मुबारक क्या? ये रहा कोरियोनिक मेम्ब्रेन। अच्छा, कोरियोनिक मेम्ब्रेन, देखिए नाइसर साइन है। ठीक। और ये रहा मैंने कहा रिपोर्ट्स में पढ़ा इंडक्शन ऐसा क्वेश्चन कोरमुत कनेक्टिव टिश्यू, बॉडी के शो में या सच वारिया आसो, ठीक है। ये रहा ब्लड कैपिलरी का एंडोथीलियम। और ये रहा ब्लड कैपिलरी के अंदर ब्लड। मान लो ये फीटल पार्ट है, ये रहा फीटस का हिस्सा। My only concern before eventual publication of this excellent work in AEU is few significantly फीटल पार्ट। इसके साथ मैं जोड़ूंगा मैटरनल पार्ट, क्योंकि मैंने पहले ही कहा प्लेसेंटा में फीटल पार्ट भी होता है, मैटरनल पार्ट भी होता है। देखते जाओ। First of all, quality of the figures, grammatical and typos, which in a manuscript is not organized well. The author should study more words and add them to the manuscript. ये देखिए, The ancient authors have studied this. However, the following drawbacks have been observed in the paper. One after auxiliary paper gaming, तो इनसे डिफरेंस कैसे पहुंचे? ये मान लो यूट्रस का एंडोमेट्रियम। ये रहा मैटरनल टिश्यू का कनेक्टिव पार्ट, कनेक्टिव टिश्यू, मैटरनल पोर्शन का कनेक्टिव टिश्यू। Authors can address topological insulator facts using silicene and comparison between the classical and quantum. और ये रहा मदर का ब्लड कैपिलरी, और इसी तरह मदर की ब्लड कैपिलरी में भी एंडोथीलियम होगा। और ये रहा अंदर मदर का ब्लड। तो दिस इज ब्लड। और ये रहा एंडोथीलियम। ये क्या चीज है भाई? ये है मैटरनल पार्ट। हाँ हाँ है मैटरनल पार्ट। भाई तुम मेरी बात सुनो ना, तुमको बाकी क्या सुनने की जरूरत है। ये मैटरनल पार्ट है, ठीक है ना। इधर देखो, ये मैंने प्लेसेंटा का हिस्टोलॉजी तुमको बताया। हिस्टोलॉजी मतलब प्लेसेंटा में कौन कौन से टिश्यूज होते हैं। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। जो मैंने ब्लू वाला पार्ट बनाया ये मदर वाला पार्ट है, और जो ब्लैक वाला पार्ट बनाया वो फीटल पार्ट है। अब यहां पर हो क्या रहा है, ये देखो, फीटल पार्ट के कोरियंस, कोरियोनिक विलाई जो है, ये है कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई फीटल पार्ट के अटैच हो रहे हैं, टच कर रहे हैं मदर के यूट्रस के एंडोमेट्रियम को। कोरियोनिक विलाई, ठीक है ना। तो देख लो, कोरियोनिक विलाई मदर के यूट्रस के एंडोमेट्रियम के साथ टच कर रहे हैं।
ठीक है ना। अब कोरियोनिक विलाई का ऊपर वाला मेम्ब्रेन, ठीक, और एंडोमेट्रियम का ऊपर वाला कवरिंग, एंडोमेट्रियम का ऊपर वाला कवरिंग क्या है भाई? एंडोमेट्रियम क्या है? ये यूट्रस का लेयर है। एंडोमेट्रियम के ऊपर भी एपिथेलियल टिश्यू होता है, तो मैं यहां पर लिखूंगा एंडोमेट्रियम कवर्ड बाय एपिथेलियम। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्लेसेंटा में एंडोमेट्रियम का ऊपर वाला जो कवर है, जिसको हम एपिथेलियम बोलेंगे, एंडोमेट्रियम का एपिथेलियम कोरियोनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहता है। इसीलिए इस प्लेसेंटा का नाम क्या है? एपिथेलियो कोरियल। एपिथेलियो मतलब एपिथेलियम, किसका एपिथेलियम? मदर के यूट्रस का, एंडोमेट्रियम का एपिथेलियम, वो कोरियोनिक विलाई के साथ अटैच होगा। दैट इज वाई नाम पड़ा है एपिथेलियो कोरियल प्लेसेंटा। दूसरी बात यहां पर नोट करने वाली है, टोटल इसमें कितने टिश्यूज हैं? देखो टोटल कितने टिश्यूज। एंडोथीलियम किसका? फीटस का, नंबर 1। फीटस का कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 2। फीटस का कोरियोनिक मेम्ब्रेन, नंबर 3। फिर मदर का एंडोमेट्रियम का एपिथेलियम या एंडोमेट्रियम, नंबर 4। मदर का कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 5। और मदर के ब्लड वेसल्स में एंडोथीलियम, मतलब नंबर 6। मदर के ब्लड और फीटस के ब्लड में बीच में कितने टिश्यूज हैं? 6 टिश्यूज। मैं यहां लिखूंगा 6 टिश्यूज बिटवीन मैटरनल ब्लड एंड फीटल ब्लड। फीटल ब्लड और मैटरनल ब्लड के बिटवीन 6 टिश्यूज हैं। समझ आई बात? तो ऐसा वाला प्लेसेंटा जिसमें मदर के ब्लड और फीटल ब्लड के बीच में 6 टिश्यूज होंगे। कौन कौन से टिश्यूज? फीटल एंडोथीलियम, फीटल कनेक्टिव टिश्यू, फीटल कोरियोनिक मेम्ब्रेन, मैटरनल एंडोमेट्रियम, मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू एंड मैटरनल एंडोथीलियम। ठीक है, ऐसे वाले एपिथेलियम, ऐसे वाले प्लेसेंटा को एपिथेलियो कोरियल प्लेसेंटा बोलेंगे। दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज फाउंड इन, कहां कहां पर होगा ये? इट इज फाउंड इन काउ, काउ में होगा, पिग्स एंड शीप। इंसान में ये वाला प्लेसेंटा आपको नहीं मिलेगा। एम आई राइट? ये क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट है? बताओ जल्दी। हाँ, तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। आप देखो दूसरा टाइप प्लेसेंटा का। सेकंड टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा। सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा। सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा, ठीक है। सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा में क्या क्या चीज है? फिर से मैं यही डायग्राम बनाऊंगा, देख लियो। ये रहा कोरियोनिक विलाई ऑफ द फीटस, ये फीटस के कोरियोनिक विलाई। ये रहा फीटस का कनेक्टिव टिश्यू, और ये रहा फीटस का ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी के बाहर है, बाहर नहीं, ब्लड कैपिलरी का कवरिंग जो है दैट इज एंडोथीलियम। ब्लड कैपिलरी के अंदर एक एपिथेलियल लेयर होती है जिसको हम एंडोथीलियम बोलेंगे। तो एंडोथीलियम ऑफ फीटस, कनेक्टिव टिश्यू, सीटी बोले तो कनेक्टिव टिश्यू ऑफ फीटस, कोरियोनिक मेम्ब्रेन, कोरियोनिक मेम्ब्रेन किसका? फीटस का। फिर से ये क्या है भाई? ये फीटल पार्ट है। और ये रहा इसके अंदर ब्लड,
किसका ब्लड है ये? फीटल ब्लड। रुको मैं रिफ्रेश करता हूं। हाँ, अभी आवाज में डिस्टरबेंस है क्या? नहीं है ना? अब देखो, ये रहा मदर का यूट्रस का एंडोमेट्रियम। लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो कॉरियोनिक विल्लाई है, कॉरियोनिक विल्लाई ने एंडोमेट्रियम को चीर दिया। कॉरियोनिक विल्लाई ने एंडोमेट्रियम को चीर दिया। ना मशीन कर काम देख एप्लीकेशन ठीक है एप्लीकेशन में था हो रेगुलेशन इन कई रेगुलेशन भाई मैं गसन ऊर बस आवर मैं सवोर गसन माम फिर माता उसे के पालो लागम सही तैयारी। एक मिनट वेट करो। ये देखो भाई, कोरियोनिक विल्लाई ने चीर दिया किसको? यूट्रस के एंडोमेट्रियम। कोरियोनिक विल्लाई ने चीर दिया किसको? चीर दिया यूट्रस के एंडोमेट्रियम को। विद द रिजल्ट, यूट्रस का एंडोमेट्रियम चीर देने के बाद ये कोरियोनिक विल्लाई किसके कांटेक्ट में आएंगे? कोरियोनिक विल्लाई अब टच करेंगे। पहले तो ये टच करते थे किसको? यूट्रस के एंडोमेट्रियम को। अब यूट्रस का एंडोमेट्रियम चीर दिया है इन्होंने, अब ये कोरियोनिक विल्लाई टच कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू को, मदर के कनेक्टिव टिश्यू को। और ये रहा ब्लड कैपिलरी मदर का, ब्लड कैपिलरी का ये रहा एंडोमेट्रियम, सॉरी एंडोथीलियम, और अंदर है मैटरनल ब्लड। ये रहा मदर का ब्लड, ये रहा मदर का एंडोथीलियम, ये रहा मदर का कनेक्टिव टिश्यू, एंड ये रहा मदर का यूट्रस का एंडोमेट्रियम। अब देखिए हुआ क्या। कोरियोनिक विल्लाई ने एंडोमेट्रियम को चीर दिया और ये टच किया किसको? ये कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द मदर को टच किया। ये पूरा का पूरा टिश्यू है ना मैटरनल टिश्यू। ठीक है, दैट इज वाई यहां पर हम बोल सकते हैं फीटल ब्लड और मैटरनल ब्लड के बीच में कितने लेयर्स आ गए, कितने टिश्यूज आ गए? एक तो एंडोथीलियम है, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द फीटस, तीसरा कोरियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ द फीटस, चौथा एंडोमेट्रियम था लेकिन वो कट चुका है। अब ये किसके कांटेक्ट में है? कनेक्टिव टिश्यू के कांटेक्ट में। एंडोमेट्रियम हम लिख नहीं सकते, तो चौथा कनेक्टिव टिश्यू ऑफ मदर, और पांचवा आएगा एंडोथीलियम ऑफ मदर। तो फीटल ब्लड और मैटरनल ब्लड के बीच में 5 ही टिश्यूज हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियम कोरियोनिक विल्लाई ने चीर दिया। मैं यहां पर लिखूंगा 5 बैरियर्स between 5 barriers between fetal blood and, अरे भाई क्यों चीर दिया? मतलब कोरियोनिक विल्लाई डीप पेनिट्रेट कर दिए ना। प्लेसेंटा बनते बनते कोरियोनिक विल्लाई ने ज्यादा डीप पेनिट्रेट किया, इसलिए एंडोमेट्रियम कट गया। नेचर है, क्या कर सकते हैं। 5 बैरियर्स बिटवीन फीटल ब्लड एंड मैटरनल ब्लड। ठीक है,
ऐसा वाला प्लेसेंटा को हम सिनडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा बोलते हैं, एंड सिनडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन केमल्स। कोई नुकसान नहीं, ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो रहा है ना भाई। केमल्स एंड रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स का मतलब है वो वाले एनिमल्स जिनके स्टमक में रूमिन पार्ट होता है। रूमिनेंट्स में आते हैं गाय भैंस। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। थर्ड वन देखो, थर्ड टाइप इज एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा। एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा। फिर से मैं यही ड्राइंग बनाऊंगा, यही डायग्राम बनाऊंगा, देखते जाओ। क्या कर रहे थे हम? ये रहा फीटस का कोरियोनिक विलाई, ये रहा फीटस का कनेक्टिव टिश्यू, और ये रहा फीटस का ब्लड कैपिलरी का एंडोथीलियम, ये रहा फीटस का ब्लड कैपिलरी का एंडोथीलियम। एंडोथीलियम, कनेक्टिव टिश्यू, कोरियोनिक मेम्ब्रेन, ये फीटस वाला है, और ये अंदर रहा फीटल ब्लड। अब देखो यहां पर कोरियोनिक विलाई एक तो पहले ही एंडोमेट्रियम को चीर देंगे, और एंडोमेट्रियम को चीरने के साथ साथ ये कनेक्टिव टिश्यू को भी पेनिट्रेट करके मैटरनल एंडोथीलियम के साथ टच करेंगे, लाइक दिस। ये रहा एंडोथीलियम। किसका एंडोथीलियम है ये? मदर का एंडोथीलियम। मदर के ब्लड कैपिलरीज के एंडोथीलियम को टच करेंगे ये। क्यों? क्योंकि यहां पर कोरियोनिक विलाई कुछ ज्यादा ही पेनिट्रेट किए हैं अंदर। ये रहा मैटरनल ब्लड। बाहर ये रहा कनेक्टिव टिश्यू। रुको पहले, ये रहा एंडोमेट्रियम जिसको चीर के ये अंदर आ चुके हैं। ये रहा मदर का एंडोमेट्रियम, यूट्रस का एंडोमेट्रियम, ये रहा कनेक्टिव टिश्यू। अब देख सकते हो एंडोथीलियम ऑफ द फीटस, ये रहा एक बैरियर, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द फीटस दूसरा बैरियर, फिर कोरियोनिक मेम्ब्रेन तीसरा बैरियर, एंडोमेट्रियम को काट दिया है, कनेक्टिव टिश्यू को काट दिया है, फिर ये रहा एंडोथीलियम ऑफ मदर, ये चौथा बैरियर। तो मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड के बीच में 4 ही बैरियर्स हैं, 4 बैरियर्स, 4 टिश्यूज between
मैटरनल एंड फीटल ब्लड। ऐसे वाले प्लेसेंटा को हम बोलेंगे एंडोथीलियोकोरियल। क्यों? क्योंकि कोरियनिक विलाई मैटरनल एंडोथीलियम को टच कर रहे हैं, राइट? दिस वन इज सीन इन केस ऑफ डॉग्स एंड कैट्स। डॉग्स एंड कैट्स, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट वन, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। ये वाला प्लेसेंटा ह्यूमंस में होता है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। डायग्राम समझ लिए हो ना? अरे भाई, मैंने कहा तुमको प्लेसेंटा बनने में, इंसान में प्लेसेंटा बनने में 11 हफ्ते लगते हैं, कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो जैसे ही इम्प्लांटेशन हो गया, जैसे ही इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन तुमको पढ़ाया है मैंने, तुमने क्लास की नहीं, शायद लाइव क्लास देखी होगी, बाद में रिकॉर्डेड क्लास। इम्प्लांटेशन होता है 7 दिन के बाद, 7-8 दिन के बाद, 9 दिन तक इम्प्लांटेशन होता है। तो 9 दिन के बाद 11 हफ्ते तक ये प्लेसेंटा बनता रहेगा, 11 हफ्ते के बाद कंप्लीट होगा। तो धीरे धीरे ये कोरियोनिक विलाई पेनिट्रेट करते जाएंगे। यहां देखो, ओनली 3 बैरियर्स बिटवीन फीटल ब्लड एंड मैटरनल ब्लड। फीटल ब्लड और मैटरनल ब्लड के बीच में सिर्फ 3 ही बैरियर्स होते हैं, बाकी 3 खत्म। कौन कौन सा बैरियर होता है देखते जाओ। अब मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, डायग्राम तुम जानते हो। फीटल एंडोथीलियम, फीटल कनेक्टिव टिश्यू, फीटल कोरियोनिक मेम्ब्रेन। फीटल कोरियोनिक मेम्ब्रेन। तो मदर का एंडोमेट्रियम डिसॉल्व हो गया, रप्चर हो गया, मदर का कनेक्टिव टिश्यू खत्म, मदर के ब्लड वेसल्स का जो एंडोथीलियम है वो भी खत्म। मतलब ये हुआ कि कोरियोनिक विलाई, फीटस के जो कोरियोनिक विलाई होंगे, will come in contact with the mother's blood, will contact the mother's blood, या ये भी बोल सकते हैं कि कोरियोनिक विलाई आर बाथिंग इन द मदर्स ब्लड। ठीक है, इस टाइप का प्लेसेंटा होता है ह्यूमंस में एंड रैट्स एज वेल। ठीक, स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हाँ प्रवीण कुमार, स्क्रीनशॉट लिए।
बस होने वाला है ये। देन मैं लिखूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्लेसेंटा। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। किस चीज से प्लेसेंटा बनेगा, उस बेसिस पे प्लेसेंटा के टाइप्स। सबसे पहला टाइप योक सैक प्लेसेंटा। योक सैक प्लेसेंटा। Yolk sac placenta is formed from yolk sac and chorion. It originates from yolk sac and chorion. कुछ मत बोलना, मुझे पता है तुम लोग बोलोगे सर ये योक सैक और कोरियन क्या है, मैं बताऊंगा लास्ट में। एग्जाम्पल, ये वाला प्लेसेंटा मार्सुपियल्स में होता है। अब तुमको पता नहीं मार्सुपियल्स क्या है, 11th क्लास में पढ़े नहीं हो। मार्सुपियल्स आर मेटाथीरियन मैमल्स। मेटाथीरियन मैमल्स वो वाले मैमल्स हैं जिनके पेट में एक पाउच जैसा होता है, एक बैग जैसा होता है। उसी बैग में अपने इनकम्प्लीटली फॉर्म्ड यंग वन को रखते हैं। इसका एग्जाम्पल आप कैंगारू दे सकते हो। कैंगारू, फीमेल कैंगारू के पेट पे एक पाउच होता है, उस पाउच में अपने इनकम्प्लीटली फॉर्म्ड बच्चे को रखता है कुछ टाइम तक, जब तक वो पूरी तरह से हैच ना हो। ऐसे मैमल्स को हम मेटाथीरियन मैमल्स बोलेंगे या मार्सुपियल्स बोलेंगे। मार्सुपियल्स का प्लेसेंटा योक सैक और कोरियन से बनेगा। दूसरा टाइप एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा। एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा। Allantochorionic placenta. It is that type of placenta which is formed from allantois and chorion. ये originate होगा, कैंगारू के अलावा एक और है, उसको अपोसम बोलते हैं। Formed from allantois and chorion. इसमें एग्जाम्पल आप लगा दो यूथेरियन मैमल्स। यूथेरियन मैमल्स आर ट्रू मैमल्स जैसे कि हम लोग। यूथेरियन मैमल्स। और तीसरा टाइप है कोरियोनिक प्लेसेंटा। कोरियोनिक प्लेसेंटा। Chorionic placenta which is formed only of chorion. Only of chorion. Example, primates, including humans. Including humans. अब यहां पर कुछ दो इंपॉर्टेंट बातें मैं बोलूंगा। सबसे पहली बात, तुम लोग नोटिस कर सकते हो, ऑरिजिन के हिसाब से मैंने 3 टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा बताया। योक सैक प्लेसेंटा, कोरियन, यहां पर भी कोरियन टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा, यहां पर भी कोरियन टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। और कोरियोनिक प्लेसेंटा तो सिर्फ कोरियन का ही बना होता है। कहने का मतलब यह है, कोरियन एक ऐसा लेयर है, एक ऐसा टिश्यू है जो तीनों टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा में होता है। ठीक है ना भाई? दूसरा पॉइंट, लेकिन दूसरा पॉइंट समझने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, पता नहीं 11th क्लास में पढ़े हो कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। ध्यान से देखियो,
पिछली क्लास में मैंने बताया था इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट, याद होगा तुम लोगों को। मैंने बताया था जब ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला में जो ब्लास्टोमेयर्स होते हैं वो अरेंज होते हैं दो पार्ट्स में। एक आउटर कवरिंग ऑफ ब्लास्टोमेयर्स, उसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और इनर सेल मास। इनर सेल मास से मेन एम्ब्रायो बनता है। इनर सेल मास से ही पहले दो बाइलैमिनर डिस्क बनेगा, बाद में ट्राइलैमिनर डिस्क बनेगा। वही ट्राइलैमिनर डिस्क के तीन लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, बहुत सारे ऑर्गन्स को बनाएंगे। लेकिन जो ट्रोफोब्लास्ट वाला लेयर था, ट्रोफोब्लास्ट वाले लेयर से दो चीजें बनी, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। वो जो साइटोट्रोफोब्लास्ट था ना बेटा, उस साइटोट्रोफोब्लास्ट से चार मेम्ब्रेन्स बनते हैं। एक कोरियन, दूसरा एमनियन, तीसरा एलेंटॉइस, और चौथा वाला इज यॉक्सैक। इनको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनर सेल मास से जो एम्ब्रियो बनने वाला है, उस एम्ब्रियो के एक्स्ट्रा बनते हैं। ये इस एम्ब्रियो के बाहर आते हैं। देखो, एमनियन फीटस के बाहर आएगा, फीटस को प्रोटेक्ट करेगा, इसको मैकेनिकल शॉक्स और इंजुरीज से बचाएगा। इसी तरह एलेंटॉइस होता है। एलेंटॉइस स्टार्टिंग में एक्सक्रीटरी फंक्शन करता है, वेस्ट को बाहर निकालता है। कोरियन होता है, कोरियन रेस्पिरेशन वगैरह करते हैं। लेकिन बाद में ये चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स मिलकर, चारों नहीं, तीन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स मिलकर प्लेसेंटा बनाते हैं। समझ रहे हो बात? स्टार्टिंग में इनर सेल मास से बनता है फीटस, बाइलैमिनर डिस्क, बाद में ट्राइलैमिनर डिस्क। लेकिन जो ट्रोफोब्लास्ट का साइटोट्रोफोब्लास्ट पार्ट होता है, उससे ये चार एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनते हैं। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स मेन एम्ब्रायो से एक्स्ट्रा होते हैं, उसको कुछ ना कुछ फंक्शन देते हैं। एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस एंड यॉक्सैक। अब देखो, एमनियन वाला जो लेयर है, एमनियन किसी टाइप का प्लेसेंटा बनाने में मदद नहीं करेगा। तुम लोग देख सकते हो, ऑरिजिन के हिसाब से मैंने कहा तीन टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा होते हैं, योक्सैक प्लेसेंटा, एलेंटो कोरियोनिक प्लेसेंटा एंड कोरियोनिक प्लेसेंटा। तीनों में से एक टाइप के प्लेसेंटा में भी एमनियन हिस्सा नहीं लेता। एमनियन डज नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। बचा कौन? कोरियन, एलेंटोइस एंड योक्सैक। अब अगर योक्सैक और कोरियन मिल के प्लेसेंटा बनाएंगे तो उस प्लेसेंटा को हम बोलेंगे योक्सैक प्लेसेंटा। दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज फाउंड इन मार्सुपियल्स। अगर एलेंटॉइस और कोरियन मिल के प्लेसेंटा बनाएंगे तो एलेंटो कोरियोनिक प्लेसेंटा। ये सारे यूथेरियन मैमल्स में होता है, एक्सक्लूडिंग प्राइमेट्स। याद रखियो, एक्सक्लूडिंग प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में क्या क्या आता है? ह्यूमंस, मंकीज, गोरिल्लाज, चिंपैंजीज, ओरंगुटन्स, ये सारे प्राइमेट्स हैं। प्राइमेट्स वो वाले होते हैं जिनके फीमेल्स पूरा का पूरा साल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं, जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है पड़ा चुका। वो वाले मैमल्स जिनके फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जिनके फीमेल्स में हर महीने मेंस्ट्रुएशन होती है, हर महीने यूट्रस का एंडोमेट्रियम रप्चर होके मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर आता है, उन मैमल्स को हम प्राइमेट्स बोलते हैं। बाद में बचे वो वाले जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, वो साल में कुछ टाइम के लिए रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं, साल में कुछ टाइम के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए रेडी रहते हैं। वो टाइम उनका हीट पीरियड होता है, उनको हम नॉन प्राइमेट्स बोलते हैं। जैसे डॉग, कैट, टाइगर, ये सारे नॉन प्राइमेट्स हैं। नॉन प्राइमेट मैमल्स में एलेंटोकोरियोनिक टाइप ऑफ प्लेसेंटा होता है, राइट। लेकिन प्राइमेट मैमल्स में कोरियोनिक प्लेसेंटा होता है। कोरियोनिक प्लेसेंटा में केवल कोरियन ही प्लेसेंटा बनाने में मदद करेगा। अब बताओ, सही है ना? समझ आ गया ये? हाँ भाई, इसमें कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो बताओ, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो।
चलो बढ़िया है, आगे बढ़ता हूं। क्या योगसैक का एग्जाम्पल, योगसैक का कौन सा एग्जाम्पल? योगसैक ज्यादातर उन एनिमल्स में होता है जिनका, जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, जो अंडा देते हैं। मैमल्स में योगसैक बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, इल डेवलप्ड। हाँ, classification of placenta on the basis of behavior during parturition. Ubujara Chopra. पार्चुरेशन जानते हो? पार्चुरेशन मतलब प्रोसेस ऑफ बर्थ, बता चुका हूं, ये भी पढ़ाऊंगा डिटेल में। तो बर्थ के वक्त, बच्चा पैदा होने के टाइम पे प्लेसेंटा कैसा बिहेवियर दिखाता है, प्लेसेंटा का बच्चा होने के टाइम पे क्या होता है, उस बेसिस पे प्लेसेंटा 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन, deciduate placenta. Deciduate placenta. Second one, non-deciduate placenta. And third one is contra-deciduate placenta. Contra-deciduate placenta. क्या बोला मैंने? बर्थ प्रोसेस के टाइम पे बच्चा पैदा होते वक्त प्लेसेंटा का क्या होता है, उस बेसिस पे प्लेसेंटा 3 टाइप्स का होता है, डेसिडुएट, कॉन्ट्रा डेसिडुएट एंड नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा। बस हमारा काम हो ही गया। देखो भाई, डेसिडुएट प्लेसेंटा, हियर both maternal and fetal parts are lost. Maternal and fetal parts are lost after delivery of the baby. जैसे ही बच्चा बाहर आया, डिलीवरी हो गया बेबी का, तो बच्चा बाहर आने के बाद अंदर प्लेसेंटा जो भी होता है, चाहे मैटरनल पार्ट हो या फीटल पार्ट, वो सारा बाहर आता है। ऐसे वाले प्लेसेंटा को हम डेसिडुएट प्लेसेंटा बोलते हैं। एंड डेसिडुएट प्लेसेंटा इज सीन इन केस ऑफ ह्यूमंस। नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा देखो, हियर maternal part is retained in the body of the mother. Maternal part of the placenta. Maternal part of the placenta retained in the body of the mother. Retained. अभी मैंने कहा तुमको प्लेसेंटा मैटरनल पार्ट और फीटल पार्ट दोनों होते हैं इसमें। तो यहां पर मदर के वॉर्म में मैटरनल पार्ट रहता है, सिर्फ फीटल पार्ट बाहर आता है। मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा रिटेन इन द बॉडी ऑफ द मदर
in the body of mother. Only fetal part is lost. Only fetal part is lost. Example में लिख सकते हो, fetal part is lost after delivery of the baby. एक मिनट, इसका एग्जाम्पल मुझे ढूंढने दो. वेट. एग्जाम्पल में लिखो हॉर्स, मतलब फीमेल हॉर्स ना, पिग्स, काउस एटसेट्रा. फिर आती है बात कॉन्ट्राडेसिवेट प्लेसेंटा की. यहां देखो, नीदर मैटरनल पार्ट nor fetal part of the placenta, दोनों में से कोई भी लॉस नहीं होगा. Of the placenta is lost, दोनों में से कोई भी लॉस नहीं होगा. Both are retained in the womb of the mother. हाँ, EX मतलब EG मतलब एग्जाम्पल. Both are retained in the womb of the mother. मदर के यूट्रस में ही रहते हैं. And later they are absorbed, बाद में ये मदर के वॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं. ठीक है. Contradeciduate placenta is that type of placenta in which ना तो फीटल पार्ट ना तो मैटरनल पार्ट लॉस होता है. फिर क्या, ये दोनों मदर के वॉर्म में रिटेन होते हैं और बाद में मदर के वॉर्म में ही एब्जॉर्ब होते हैं. इसका मैं एग्जांपल बताता हूं, रुको. हाँ, contradeciduate placenta is found in moles. For example, moles and parameals. तो ये थी कहानी भाई प्लेसेंटा की. इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, डन कर दो. हाँ, स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो जल्दी, टाइम हो रहा है हमारा. भाई मोल्स एनिमल्स हैं, मोल्स चूहे जैसे छोटे एनिमल्स होते हैं. चूहा नहीं है लेकिन मोल है, पता नहीं मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं. ठीक है ना, चलो ठीक है भाई. हाँ देखो, ये शुभम प्रजापति ने बोला मोल छछुंदर. चलो फिर ठीक है, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन. ये थी कहानी प्लेसेंटा की. हमने प्लेसेंटा का टाइप पढ़ा, प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर पढ़ा, प्लेसेंटा का फंक्शन पढ़ा और हमने पढ़ा डेरिवेटिव्स ऑफ 3 जर्म लेयर्स और कुछ समरी पढ़ी हमने फीटल डेवलपमेंट. अब हमको इसमें बस एक ही पार्ट पढ़ना है, द प्रोसेस ऑफ बर्थ कैसे होती है. उसके बाद हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे जाएंगे. ठीक है ना. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में. ओके बेटा, बाय, थैंक यू. क्लास छोड़ सकते हो.